हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए, तो उसके हम सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। आज हम नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अभी तक हमने देखा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मतलब कि केवल एक डायमेंशनल मोशन को देखा, वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन जब मोशन अगर प्लेन में होगा, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, तो प्लेन है तो इसमें क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा। तो इसका मतलब मोशन इन प्लेन में हम अल्टीमेटली पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशनल। इसका मतलब एक्स एक्सिस भी इंक्लूड होगा और वाई एक्सिस भी इंक्लूड होगा। और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अभी वेक्टर की ज़रूरत समझते हैं। वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक इसके पहले जब मोशन इन वन डायमेंशन में देखा, वहाँ हमने वेलोसिटी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ये सारे के सारे कैसी क्वांटिटीज़ थे, वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी टू डायमेंशनल में भी। तो सबसे पहले हम वेक्टर के बारे में जानते हैं। अब जैसा कि जानते हैं वेक्टर क्या है, वेक्टर दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटीज़ दो तरीके की, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन जानते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब कि केवल जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो या डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हो, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, तो ये इसको क्या लिखा जा सकता है, आर दोज क्वांटिटीज, सीधा एक लाइन में, दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, जिसका केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मास का केवल मैग्नीट्यूड होता है। आप 2 किलोग्राम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं करते, किसी भी चीज़ का मास 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम, तो केवल यही लिखते हो, यूनिट लिखते हो या उसकी क्वांटिटी लिखते हो। ठीक, हाँ। तो उसके बाद मास या वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम ले सकते हो, डेंसिटी ले सकते हो। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको स्केलर क्वांटिटी, यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन दे रहा हूँ बस। सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ हम इसमें वेक्टर ही पढ़ेंगे ना, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो क्या लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज हाँ विच हैव magnitude as well as direction। तो इस तरह के तो वन डायमेंशनल मोशन में बहुत सारे क्वांटिटीज देखे होंगे। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कौन सा आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का आप वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से एटसेट्रा, इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब हम वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आखिर किसी वेक्टर को कैसे हम डिफाइन करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, आखिर वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को आखिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर का मतलब कि वेक्टर को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो एक एरो से, ठीक, जिसमें ए से वी, इसका मतलब ये हुआ कि ए से वी अगर लिखना है वेक्टर को, ए से वी वेक्टर इस तरह से लिखेंगे, एक एरो से डिनोट करते। इसका हेड ये है, हेड, और ये क्या है, टेल। अच्छा, तो टेल TAIL होता है ना, टेल।
तो हेड क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हाँ, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको भी मेजर किया जा रहा है उसका डायरेक्शन। और ए बी का जो लेंथ होगा ये उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिखाएगा। तो ए बी का लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी क्वांटिटी कितना, मैग्नीट्यूड का मतलब ये, ठीक। फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना? 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ए से बी तक 5 मीटर हो गया। तो ए बी अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे केवल इस वेक्टर का, तो ये लिख देंगे 5, बस 5 मीटर, ठीक। लेकिन अगर लिखना होगा कि अगर इसको वेक्टर में लिखना है तो ए बी, तो इसको लिख देंगे 5, और नॉर्थ को किसी डायरेक्शन में, नॉर्थ इस डायरेक्शन में अगर हम आई जे के या नॉर्थ लिख सकते हैं, केवल नॉर्थ लिख दो। नहीं तो वेक्टर को वैसे अभी दिखाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनको हम डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस को आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इस तरह से वेक्टर को हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ? उसका हेड जो होता है वो उसका डायरेक्शन बताता है, और जो भी उसकी लेंथ होती है पूरे इसकी वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, जो भी पढ़े। 10 मीटर की 10 मीटर, हाँ 10 मीटर, लेकिन लंबा नहीं बनाएंगे 10 मीटर। ये केवल मतलब इसका ये हुआ कि इसकी जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताता है। अब ये नहीं कि 10 मीटर है तो 10 मीटर पूरा वेक्टर बना दोगे, समझे? ये हो गया। अब आते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मॉडुलस के अंदर लिखना पड़ेगा। हाँ, मॉड के अंदर, मॉड में मैग्नीट्यूड देगा, लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा है तो इस तरह से इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी है। अगर मॉड लिखे तो केवल मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आ? तो अब आते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इतना लिखे, चलो इसी में बता दे रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन नाम से ही पता चल रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस में या कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं और ओरिजिन से उस पॉइंट का पोजीशन दिखाने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। हम दिखा दे रहे हैं एग्जांपल, देखो ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रहा ओरिजिन, और मान लेते हैं इस प्लेन में कोई पॉइंट P है। तो P है तो ये एक्स वाई होगा कुछ, इसका कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जो भी पोजीशन होगा उसको हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कैसे है? परपेंडिकुलर नहीं, इस तरह से है ना। तो ये जो OP वेक्टर निकल के आया ना, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो गया। तो OP वेक्टर जो है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अरे नहीं यार, कि ये कहीं भी हो सकता है। हाइपोटेनस कैसे कह सकते हो? ये पॉइंट यहाँ कहीं भी, कुल मिला के किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं या देख रहे हैं तो जिस वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। नहीं, इसका लेंथ जो होगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कि आखिर कितना दूर है, तो वो नापने की नहीं, केवल अभी पोजीशन वेक्टर समझो मतलब क्या। तो ये OP क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। किसका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट एक Q है, ठीक। तो यहाँ पे इसका पोजीशन कुछ और होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OQ वेक्टर, ठीक। तो अगर OQ वेक्टर लिख देंगे तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। समझ में आया? पोजीशन वेक्टर क्या, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब किसी पॉइंट को देखेंगे और उसको जिस वेक्टर से ओरिजिन से रिप्रेजेंट, उसका जितना भी मैग्नीट्यूड आएगा वो ओरिजिन से आएगा ना। हाँ, उसका लेंथ आएगा ना मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के पीछे क्यों भाग रहे हो? अभी तो बताया ना, मैग्नीट्यूड उसका लेंथ देगा। तो इसका जो भी इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा ये इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। लेकिन हम पोजीशन वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड नापेंगे वो खाली ओरिजिन से ही है। हाँ, हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करेंगे, ठीक हो गया।
ये रहा पोजीशन वेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हटाएं ऊपर। इधर भी ये भी लिख लिए, ले लो इसको स्क्रीनशॉट। अरे जो लोग देख रहे होंगे वो ले लें। और चलो अब आता है दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यहाँ पे भी नाम से पता चल रहा है क्या, कि ऐसा वेक्टर जो किसी के डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कोई बॉडी मूव कर रही है, किसी कोई या पार्टिकल मूव कर रहा है, यदि उसका डिस्प्लेसमेंट बताए कोई वेक्टर तो उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो कैसे होगा। फिजिक्स है और वो भी खासकर मोशन इन प्लेन और स्ट्रेट लाइन में, बिना ग्राफ का होगा ही नहीं। ठीक है, देखो तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल पहले पॉइंट पी पे था। कहाँ था? पॉइंट पी पे, और कुछ टाइम बाद पॉइंट क्यू पे पहुंच गया। तो ये बताओ तो पोजीशन इसका जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट ये पी से क्यू हुआ कि नहीं? तो ये जो पी क्यू वेक्टर है ना, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, पॉइंट पी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लिए हो तो पॉइंट पी का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। यस, तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये हो गया पी का पोजीशन वेक्टर क्या, ओ पी, और ये हो गया क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू। बात समझ में आया? तो लेट ऐसे मान लो, निकालना जरूरी है पोजीशन वेक्टर। हाँ अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वेक्टर के क्वेश्चन में देखना, बिना पोजीशन वेक्टर का होगा ही नहीं कुछ। देखो तो लेट ओ पी एंड ओ क्यू बी द क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, बी द पोजीशन वेक्टर of the point P and Q respectively। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक, तो देन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू वेक्टर। ये देखो P से Q, मतलब इनिशियली पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, तो एक वेक्टर P से Q हुआ कि नहीं? हाँ, तो वही बता। देन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आया? ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब पी क्यू जो वेक्टर आया फाइनल इनिशियल पोजीशन से। अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये कैसे निकलेगा वो आगे है, उसमें मत परेशान होना। ये पी क्यू की वैल्यू कैसे आएगी वो आगे है। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहाँ से कहाँ तक? पी से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो आगे है। अभी रुक जाओ, अभी वो कैसे आएगा बताने को तो बता दूँ। ओ क्यू माइनस ओ पी होता है, लेकिन वो अभी सम ऑफ वेक्टर अभी पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रूफ करा देंगे कि कैसे कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। ठीक, ये है। अब है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिए, पोजीशन वेक्टर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आता है पोलर और एक्सियल। टाइप्स ऑफ वेक्टर ही पढ़ रहे हैं, तो थर्ड है पोलर और एक्सियल वेक्टर। देखो पोलर वेक्टर, पहले पोलर वेक्टर, सब नाम से रटना नहीं है। पोलर वेक्टर, पोलर का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब कोई एक पॉइंट, कोई एक, हाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल अर्थ का पॉइंट ही तो है। एक नॉर्थ की डायरेक्शन में जो ऊपर है इमेजिनरी पॉइंट, और साउथ में नीचे की तरफ जो है तो उनके पॉइंट। तो पोलर का मतलब एक पॉइंट होता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका शुरुआत किसी एक पॉइंट से होता है उन सारे वेक्टर को पोलर वेक्टर कहते हैं। अब आप कह सकते हो ये भी तो पोलर वेक्टर है। पोलर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, ये पोलर वेक्टर है। पोलर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और हाँ, मतलब कि जो किसी एक पॉइंट से ओरिजिन हो जिसका, उसको पोलर वेक्टर बोलते हैं। हर चीज पोलर वेक्टर हो नहीं। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक।
लेकिन कोई और वेक्टर कहीं और कहीं से हो सकता है, लेकिन जो p और q का पोजीशन वेक्टर है ये दोनों पोलर वेक्टर हैं, दोनों एक पॉइंट से आए हैं ना। तो पोलर वेक्टर का मतलब P से Q वाला नहीं है। हाँ, p से q वाला ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो कहीं कहीं भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी, क्योंकि यहाँ एक अगर कोई पॉइंट R ले लेंगे वो भी P से होगा। हाँ, कोई पॉइंट फिक्स कर देंगे और उस पॉइंट से कई वेक्टर निकल रहे हैं तो वो सारे पोलर वेक्टर कहा जाता है। जो मेन पॉइंट होगा वो पोलर वेक्टर। हाँ, नहीं यार, उस पॉइंट से निकलने वाले सारे वेक्टर को ही हाँ, तो ये इसका एग्जाम्पल भी है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये सब पोलर वेक्टर के ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो पोलर वेक्टर क्या, ऑल वेक्टर्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, सिंपल। हाँ, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, चलो यही लिख लो। तो वेक्टर्स, सीधा पोलर वेक्टर का मतलब वेक्टर्स विच ओरिजिनेटेड, या ओरिजिनेटेड नहीं लिखो, विच या नहीं, हुज लिख दो, हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो। मतलब ये कह सकते हो कि वेक्टर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उनको हम पोलर वेक्टर, एक लाइन में केवल समझो, फिगर से ही समझा। तो ये क्या, इसके एग्जांपल क्या लिख सकते हो, इसके एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पोलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पोलर वेक्टर है, क्योंकि ये किसी पॉइंट से भी यहाँ से। और वेलोसिटी भी क्या है, पोलर वेक्टर। फोर्स भी लगता है किसी एक पॉइंट पे, लगता है कि नहीं भाई। फोर्स जब किसी, जैसे हम इस पे फोर्स लगाएं तो एक पॉइंट पे लगा है ना, तो फोर्स भी पोलर वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सर PQ होना चाहिए पोलर वेक्टर में। हाँ, तो P पॉइंट से हो रहा है ना, तो क्योंकि एक इस वेक्टर का पॉइंट P से ओरिजिन हो रहा है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पोलर वेक्टर। हाँ, एरो इस तरह, ये तो बना है ना एरो इस तरह। ठीक, तो ये आ गया पोलर। और कौन सा इसके बाद वेक्टर है, हाँ ठीक है, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, कुछ भी, ये मतलब समझ लो। तो ये सब स्टार्टिंग पॉइंट। फोर्थ है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी एक्सिस ऑफ मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग हो। जैसे ये फैन घूम रहा है ना, तो फैन जिस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, अगर इसके फैन के एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेक्टर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जो वहाँ पे टंगने वाली रॉड, हाँ, वो रॉड मतलब जिससे ये टंगा हुआ है, तो हाँ वो एक्सिस है ना, तो उसी एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा उसी को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आया? इसको चाहे तो लिख लो, क्या है, वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। लिखवा दे रहा हूँ, चलो लिख लो अच्छा यहीं से। वेक्टर्स विच रिप्रेजेंटेड रोटेशनल इफेक्ट एंड act along the axis of rotation and act along axis of rotation in accordance with right hand screw rule। राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब ऐसे है, देखो ऐसे कसते हैं ना स्क्रू वही विच लिख दे रहा हूँ, लिख दो क्या, एक लाइन सिंगल। तो क्या है, along rotation in accordance with right hand screw rule are called axial vector। यहाँ लिख दूँ ना, क्या है, हाँ लिख, रुको एक लाइन में लिख दो। वेक्टर्स which represent the rotational effect in accordance with right hand screw rule, in accordance with right hand screw rule। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ये है और इसको अगर मूव करो, स्क्रू ऐसे ऐसे करते हो ना, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो ये ऐसे मूव कर रहा है। मान लो
इस जिसके अलोंग ये मूव कर रहा है उस एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर होगा उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। जो नापेंगे। हाँ, मतलब कि जो कुछ सिंपल सा बात है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे कोई चीज़ घूम रहा है तो ये एक्सिस है, कोई चीज़ ऐसे घूम रहा है और इस एक्सिस के अलोंग कोई चीज़ घूम रहा है तो इस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसी को बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। कोई और एग्जांपल लेके कैसे दिखाऊं मैं, ऐसे नचा के तो समझ में आ जाएगा। रुको, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझ में आएगा। ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये घूम रहा है ना, तो जिस इस एक्सिस के अलोंग ये घूम रहा है, ये इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है तो इस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसी को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ये डेफिनेशन में मत जाओ ज़्यादा, ठीक। तो वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रूल, एक लाइन में आराम से लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, उसके बाद चौथा क्या, सम, और भी अभी है यार बहुत सारा डेफिनेशन, इधर लिखे, हटाऊँ इसको। अभी बहुत सारा है, वेक्टर के टाइप ही बहुत है, लेकिन सब मैं ऐसे केवल बता दे रहा हूँ डेफिनेशन, या फिगर टाइप का बना दो। लिखवाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, बुक में दिया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही बता दे रहा हूँ सब जितने भी हैं, या जो मेन है। सम डेफिनेशंस इन द वेक्टर अलजेब्रा। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलो। तो पहला है इक्वल वेक्टर, फिर है नेगेटिव वेक्टर, बहुत कम से कम 10 है। फर्स्ट इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर नाम से पता चल रहा है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम है उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो वेक्टर्स विच है सेम मैग्नीट्यूड, लिखवाने का रहने तो क्या, इक्वल वेक्टर का मतलब ऐसे लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, इससे वेक्टर ए रिप्रेजेंट किए हैं, और ये है वेक्टर वी, ठीक। तो इन दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। क्या मैग्नीट्यूड, और दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ही, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम हो, इज सेम, ठीक। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो इक्वल वेक्टर हैं तो इस तरह से, क्योंकि दोनों सेम है। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक। दूसरा चलो, इक्वल वेक्टर के बाद और कौन है? निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोल रहा है, तो निगेटिव, हाँ क्या, निगेटिव ऑफ किसी वेक्टर का निगेटिव होगा ना। अब देखो, तो मान लेते हैं वेक्टर ए इधर है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन को वेक्टर ए शो कर रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? निगेटिव उसका शो करेगा। अगर हम इसका अपोजिट डायरेक्शन दिखा दें और मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसको निगेटिव वेक्टर ए से शो करेंगे, ठीक। तो यही होता है निगेटिव वेक्टर। कुल मिला के निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बस, ठीक। तो अपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड यहाँ एक लाइन उसमें लिख लो, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज नहीं, अपोजिट करोगे, क्योंकि चेंज में तो कुछ भी डायरेक्शन इधर भी हो सकता है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक। ये आ गया निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। थर्ड क्या है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये तो सिंपल है, मॉडुलस तो बताया, मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस क्या देता है किसी वेक्टर का? मॉड क्या देता है? नहीं नहीं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देता है? उसका लेंथ। तो अगर कोई वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, तो इसका मॉड क्या दे देगा? लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी जो भी दिया है। क्या लेंथ ऑफ वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब जो भी क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी उसका वो दे देगा। मतलब ये वेक्टर जिस भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड दे देगा क्या? मॉडुलस। मॉडुलस भी निकलवाना अभी बताएंगे, ठीक, मत परेशान होना। ये आ गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब कौन बचा? यूनिट वेक्टर, ठीक है। फोर्थ, इनका यूज है इन सब का, ठीक। यूनिट ऑफ ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर सीधा लिखो।
यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक। तो वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो वेक्टर which has magnitude 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1। हाँ, कोई भी वेक्टर, अगर वेक्टर ए है तो इसका यदि मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर है। कि वेक्टर ए क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक। अच्छा, हर वेक्टर का यूनिट कुछ सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं, उसकी मैग्नीट्यूड ही 1 हो। अब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी 1 रहेगा, तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। समझ में आया? मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? जब मैग्नीट्यूड 1 है तो जरूरत क्यों पड़ी वो मैं बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर निकालना पर देख लो, इधर नोट किए, ऊपर हटाऊँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटा रहा हूँ। देखो, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करना कि इस मैं यूनिट वेक्टर, अच्छा ये बताओ वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है तो डायरेक्शन तो है उसका, तो यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस उसके डायरेक्शन पे है। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ यूनिट वेक्टर उसका काम आएगा, ठीक। तो यूनिट वेक्टर निकालना बता रहे हैं। अरे डेफिनेशन नहीं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? तो यूनिट वेक्टर क्या मान लेते हैं? वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। अब बताओ, तो इसका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ए कैप से, वो मैंने वहाँ नहीं लिखा ना। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेड बाई, अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाई, जैसे इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे, देखो कैसे, ए कैप, ए के ऊपर कैप, ए कैप। अच्छा, ये क्या होता है? अब अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब ये बताओ, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा, लेकिन 1 नहीं है। अब हमको 1 नहीं है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं इसका, तो इसका फार्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अरे ये अब ये जो है यूनिट वेक्टर हो गया ना, अरे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब देखो कैसे हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालो। चलो, तो क्या आएगा? वेक्टर ए अपान मॉड ए, और ऊपर से मॉड ए लगा दिया। अब ये बताओ, तो मॉडुलस का डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ चुके हो, उसमें क्या है? मॉड ए अपान मॉड में मॉड ए, और मॉड 2 बार रहता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता, एक ही बार। इसका मतलब ऊपर भी मॉड ए और नीचे भी मॉड ए, तो कैंसिल होके 1 आया, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 आया। इसका मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तब निकाल लोगे अब ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, देख रहे हो, डायरेक्शन ऊपर है, नीचे मैग्नीट्यूड है। तो क्या करना है? जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। सिंपल सी बात है। अरे भाई, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसका क्वांटिटी है तो 1 आ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन का फोर्स है, मान लेते हैं F फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? F यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसमें क्या करें? 5 से डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है ना। तो अगर 5 न्यूटन में 5 से डिवाइड कर दोगे तो 1 न्यूटन आएगा। अब देखो मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया? तो मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए उसी को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए करेंगे क्या? उसके वेक्टर जो भी दिया है उस वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल। मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस कहाँ है? डायरेक्शन में, ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो इसका यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस डायरेक्शन बताने में है। सर वहाँ पे वो मॉड के अंदर जाने के बाद वो वेक्टर हट जाएगा ना उसमें? हाँ, हटा भी सकते हो, लेकिन वेक्टर लगा है तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड है ना। वेक्टर तो ए पे लगा है, तो ये हटेगा या नहीं हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अब मैग्नीट्यूड क्वांटिटी बताएगा ना। ये वेक्टर इसका डायरेक्शन, ये कह रहे हो, हटाओ ना हटाओ। यहाँ पे ए के ऊपर वेक्टर था, यहाँ पे ए से ए कैंसिल करेंगे तो पूरा वेक्टर
कहाँ यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ जी, ये मॉड मॉड लगा है यहाँ इधर वाले इसमें, तो ये मॉड ए है, दोनों मॉड ए क्वांटिटी है ना। मॉड ए क्या है, कोई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे ऊपर वाले वेक्टर था, यहाँ पे नहीं लगाए थे ना। यहाँ वेक्टर था, यहाँ नहीं लगा। अच्छा यहाँ नहीं लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हो गया जल्दीबाजी में। नहीं तो हमेशा ऐसे ही दिखा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहा है ना। अगर कोई ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये खुद ही मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, तो वेक्टर क्वांटिटी कहाँ से है, तो इसलिए। बाकी जब मॉड में लिखा जाएगा वेक्टर को तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, चलो समझ गए यूनिट वेक्टर। अब आते हैं कौन सा वेक्टर है इसके बाद, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर ऐसा वेक्टर जो फिक्स्ड हो, किसी फिक्स्ड पॉइंट से निकले तो वो पोलर वेक्टर का ही कौन वो है, वो सब जानो। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर का मतलब जिसका कोई डायरेक्शन ही ना हो। फ्री वेक्टर का मतलब, फ्री वेक्टर देख लो, हाँ मतलब फ्री वेक्टर का मतलब ऐसे, ये वेक्टर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मतलब फिक्स कुछ भी इनका नहीं है, रैंडमली है, कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फ्री वेक्टर हो गया। कोलिनियर, यस ये इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर नाम से, कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर वो पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पिछली बार पढ़े थे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते थे, ऐसे सारे पॉइंट जो एक ही लाइन में आ जाएं, मतलब एक ही लाइन पे लाई करें, उन सारे पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट बोले। तो कोलिनियर वेक्टर क्या, ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करें, मतलब कि जैसे एक लाइन में ये वेक्टर, इसी में अगला वेक्टर है, जैसे एक पूरी बड़ी सी लाइन खींच दो और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी है, इसी लाइन में वेक्टर सी भी बना दो, तो ये सारे वेक्टर कैसे हो गए, कोलिनियर। सिंपल सी बात है। तो कोलिनियर वेक्टर डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक। तो कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा तो वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक, कुल मिला के ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, ऐसा वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है, मान लो वेक्टर ए यहाँ से, वेक्टर बी यहाँ से यहाँ है, लेकिन कहलाएगा कोलिनियर ही ना, एक ही लाइन में है कि नहीं। तो क्या लिखोगे इसके लिए, तो वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर सेम तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, दो वेक्टर पैरेलल, तो उनको भी कोलिनियर कहा जा सकता है। बात समझ में आ, तो ये आ गया कोलिनियर। और उस कोलिनियर, हाँ कोलिनियर डायरेक्शन सेम, कोलिनियर ज़्यादातर, लेकिन इसी को तो या एक अलग से वेक्टर भी पैरेलल भी हो सकता है कि पैरेलल वेक्टर मतलब जिनका डायरेक्शन सेम है। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं हैं, देखो हाँ, लेकिन डायरेक्शन तो एक शो कर रहे हैं ना। तो देखो ये दोनों कोलिनियर हैं, तो इन दोनों, ये पैरेलल भी तो हैं, पैरेलल भी है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर या दो, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींच दोगे तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा जीरो ही रहेगा, तो वो भी पैरेलल है। इसको अगर एक ऐसे खींचे और एक ऐसे खींचे तब ये है कि नहीं, तब ये पैरेलल वेक्टर कहा जाएगा सीधा सीधा। लेकिन हर कोलिनियर वेक्टर पैरेलल होता है, लेकिन हर पैरेलल जरूरी नहीं कोलिनियर हो जाए। ठीक है, तो ये कोलिनियर वेक्टर। अगला क्या है, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, तो ये कोलिनियर में ये भी आ जाएगा, अपोजिट वाले भी आ जाएंगे। मतलब कोई वेक्टर इधर है, जैसे इसी लाइन में एक वेक्टर इधर सी डी, इधर डी है, तो ये तो तीनों डी भी वेक्टर इसी लाइन में है ना, तो ये भी कोलिनियर कहा जाएगा, भले उसका डायरेक्शन अपोजिट है, कोलिनियर में ही आएगा। अब आते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ही समझ में क्या है, ऐसे वेक्टर जो सब के सब वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो उसको कोप्लेन। जैसे ये एक प्लेन है ना, ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें रहने वाले सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। सिंपल सी बात है। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये सारे क्या हैं, एक प्लेन में है ना। जब एक प्लेन में होगा, चाहे एक्स वाई प्लेन, चाहे एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन, उन सारे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। या कह सकते हो ऑल दोज वेक्टर्स विच लाइज ऑन अ सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक, तो एक ही प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। उसके बाद कौन है, लास्ट हुआ कि नहीं यार,
को इनिशियल का मतलब ऐसे सारे वेक्टर जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, उनको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। वो तो उसमें भी था। हाँ, पोलर वाले में ना। हाँ। लेकिन क्या करोगे, दिया है डेफिनेशन, मान लो पूछ सकता है तो को इनिशियल नाम से है, रटना जरूरी नहीं है। को इनिशियल वेक्टर एकदम नाम से, ऐसे वेक्टर्स जिनका ओरिजिन पॉइंट जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो। जैसे यहाँ से देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो इन सारे वेक्टर को क्या बोलेंगे? Originated from same point। हाँ, इन सारे वेक्टर को हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक, अच्छा, को इनिशियल समझ गए। एक वेक्टर और लिख दो, को टर्मिनस वेक्टर। क्या यहीं लिखवा दूँ? यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, को टर्मिनस। अच्छा, टर्मिनस का मतलब क्या होता है? हाँ, इंड। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इंड एक जगह हो, समझे, ये सारे एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए कोई नहीं से। हाँ, कुल मिला के जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, सारे के सारे ये वेक्टर कहाँ एंड हो रहे हैं? किसी एक पॉइंट पे आके। तो इन सारे वेक्टर को क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर। हाँ, को टर्मिनस। ठीक, लिखो मत, ये पूछ नहीं सकता, केवल ऐसे फिगर बना रहेगा, फिगर से समझोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक, दो वर्ड लिखते हैं इंग्लिश से। चलो देखो, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। अब सोच रहे होगे जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, लेकिन सोच रहे होगे जीरो की ज़रूरत क्यों है? अच्छा, जीरो का ज़रूरत उसमें क्यों है जो आप रियल नंबर पढ़ते हो। जीरो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कहाँ पे? कॉम्पिटी वो आइडेंटिटी नंबर है, क्या बोलते हैं हम? आगे जीरो वेक्टर लिख लें। हाँ, तो जीरो वेक्टर लिखवा, हम बता दे रहे हैं। तो जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल मतलब भी जीरो हो होता है, नल में वेक्टर। ठीक, तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर ये क्या होता है? ऐसा हाँ हाँ, तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर बता रहे हैं। तो ये ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, ऐसे लिख सकते हो। तो वेक्टर विच वेक्टर नहीं, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी डायरेक्शन। वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड जीरो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब ये बताओ, जीरो वेक्टर की जरूरत, इसको जीरो वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। अब ये बताओ, तो दो वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं, दो वेक्टर को घटा सकते हैं। जब सेम वेक्टर को घटाएंगे और वेक्टर को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो आएगा वेक्टर ही आएगा। वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वेक्टर ही आएगा। ठीक है, डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा ना, जोड़ेंगे। अब जब वेक्टर, अब मान लेते हैं दो वेक्टर हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों को आपस में घटा दे रहे हैं, तो जो वेक्टर आएगा वो तो आएगा जीरो मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका डायरेक्शन तो होगा ना। क्या होगा डायरेक्शन? वो जो जिन वेक्टर को आपस में घटाए हैं, इसका मतलब जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस वहाँ है जब हम दो वेक्टर को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं। जब मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, तो वहाँ पे नहीं मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे। हाँ, तो वहाँ डायरेक्शन कैसे लेंगे? डायरेक्शन तो अलग अलग भी हो सकती है। हाँ, तो बता रहे हैं, जैसे देखो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। ठीक, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर। हाँ, अब बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का नेट वेक्टर इफेक्ट क्या आएगा? तो क्या आएगा? अगर इन दोनों को जोड़े, मान लेते हैं जोड़ने पे इन दोनों का एक तीसरा वेक्टर सी निकल के आता है। क्या? सी वेक्टर। तो क्या करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वेक्टर बी का डायरेक्शन अपोजिट है ए का। इसका मतलब वेक्टर बी को हम माइनस ऑफ वेक्टर ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ, क्योंकि अभी अपोजिट वेक्टर बताया। तो ये क्या होगा? वेक्टर ए बी के स्थान पे माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब बताओ जीरो आया कि नहीं? लेकिन जीरो अकेले नहीं रखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगा जीरो वेक्टर। अब समझ में आ गया जीरो वेक्टर कहाँ हुआ? सर डायरेक्शन क्या दिखाएंगे? तो डायरेक्शन एक, अब ए में बी को घटाए हो
तो इसको अब डायरेक्शन देखो, ए का भी डायरेक्शन हो सकता है, बी का भी डायरेक्शन हो सकता है। तो जीरो वेक्टर इस तरह से लिखो, रैंडम, इसका क्या है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ये आर्बिट्रेरी। हाँ अच्छा देखो, और समझो, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और वेक्टर ए में हम जीरो वेक्टर ऐड करेंगे, तो जीरो, तो अगर केवल जीरो लिखेंगे, अगर मैं पूछूं कि वेक्टर ए में जीरो ऐड करो, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते बदमाश। ये वेक्टर है और ये स्केलर है, वेक्टर स्केलर कैसे ऐड हो जाएगा? इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, कैसे ऐड कर दोगे? तो इसका मतलब इसको भी वेक्टर बनाना पड़ेगा ना। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए अब जीरो वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आ, अब ये सही होगा। बात समझ में आ? अगर कोई आपसे ऐसे केवल बोल दे, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, किधर? ईस्टवर्ड, EAST, ईस्टवर्ड। अब इस 5 न्यूटन में 10 जोड़ दो, तो क्या लिखोगे? 15 न्यूटन। 10 पता ही नहीं है क्या है, तो कैसे ऐड कर दोगे? बात समझ में आया? नहीं। अगर अब बताएंगे 10 न्यूटन, लेकिन अब भी नहीं आप ऐड कर सकते कि 15 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अभी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी डायरेक्शन नहीं है। ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल इस बॉडी पे है ना, तो इस 5 न्यूटन की फोर्स ईस्ट में लग रहा है, मतलब इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हम कह रहे हैं 10 न्यूटन जोड़ो। आप किधर से जोड़ोगे? बताओ? 10 न्यूटन जोड़ पाओगे? नहीं। लेकिन अगर यही कह दें कि ये वेस्ट में लग रहा है, तब आप कहोगे ओ 10 न्यूटन इधर लग रहा है। तो अरे तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि जब केवल ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आप स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। ये मैं समझाने की कोई, मतलब हमेशा वेक्टर को ही ऐड कर सकते हो, ये मैं समझाने की कोई। क्या? हाँ 10 न्यूटन वेस्ट कर दिया, वेस्ट में लग रहा है 10 न्यूटन, तब ये वेक्टर हुआ। लेकिन अगर ये नहीं, डायरेक्शन जब तक नहीं देंगे तब नहीं। अभी तुम सोच रहे हो हमने लिखवाया फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बोला कि डायरेक्शन के साथ होगा। फोर्स जहाँ रखता है वो डायरेक्शन बताया जाता है। लेकिन अगर 5 मीटर लो, अभी बताया डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन 5 मीटर लिख दिया, क्या इसको वेक्टर बोल दोगे? 5 मीटर वेक्टर बोल दोगे? 5 मीटर जब तक बताएगा नहीं कि 5 मीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर गया, तब तक इसको वेक्टर नहीं बोल सकते। बात समझ में? ये मैग्नीट्यूड है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कोई फोर्स लग रहा है, किधर भी लग सकता है, ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब तक इसका डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि ये वेस्ट है या ईस्ट है, अब सिंपल अब इनको जोड़ घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये वेस्ट लग रहा है, ये ईस्ट, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, तो -5 न्यूटन का फोर्स किधर की तरफ? -5 का मतलब अगर इधर पॉजिटिव माने हैं तो निगेटिव का मतलब इधर, तो 5 न्यूटन का फोर्स किधर की तरफ लग रहा? वेस्ट की तरफ। अब समझ में आया? इसीलिए जीरो की भी इंपॉर्टेंस है, अकेले जीरो को नहीं ऐड कर सकते, इसलिए जीरो को आपको क्या बनाना पड़ेगा? वेक्टर बनाना पड़ेगा। समझ में आया? और ये वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जिसमें इसको ऐड किया जा रहा है। बात समझ में आया? अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और इसमें जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हो, तो ये इसका डायरेक्शन वही होगा जो इसका है। बात समझ? लेकिन अगर वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है, और इस वेक्टर बी में ऐड कर रहे हो जीरो, अब जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इसका डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए यहाँ यूज किया गया क्या? आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी, क्या मैं लिखा हूँ? आर्बिट्रेरी पॉइंट। बात समझ में आया? आर्बिट्रेरी का मतलब जिस भी वेक्टर में ये जोड़ा और घटाया जाएगा उसी का डायरेक्शन ये ले लेगा। बात खत्म। समझ में आया? यहाँ देखो, जब जीरो वेक्टर ए में जोड़ा गया तो इसका डायरेक्शन ले लिया वेक्टर ए का, जब बी में जोड़ा गया तो बी का डायरेक्शन, तभी ना जुड़ के वेक्टर बी आएगा। ठीक, ऐसे ही वेक्टर बी, जीरो वेक्टर को घटाओगे तब भी यही हाल आएगा। अब समझ में आया जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस? अच्छा, और दिखाते हैं। ठीक है, ओके। अब नीड ऑफ वेक्टर, तो अब मान लेते हैं दो अलग अलग वेक्टर को ऐड करना है, दो अलग अलग वेक्टर को ऐड करना है। पैरेलल वेक्टर है, मान लेते हैं पैरेलल, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इनका मैग्नीट्यूड तो कुछ और हो सकता है। तो मान लेते हैं इनको जब ऐड किया गया वेक्टर सी में, वही समझाऊंगा जो अभी समझाया, केवल बस मेथड यहाँ। तो लैम्डा ए टाइम्स प्लस म्यू बी टाइम्स,
मतलब ये मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी है कोई, ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट करेगा। अगर लैम्डा या और म्यू दोनों इक्वल होंगे, किस में, मान लो, तो क्या होगा, लैम्डा और म्यू बराबर हो जाएगा, तो ये वेक्टर सी आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सीधा सीधा। और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू हो गया, तो यहाँ पे म्यू के स्थान में माइनस लैम्डा रख सकते हो, तो वेक्टर सी आ जाएगा लैम्डा ए माइनस लैम्डा के, म्यू के स्थान में माइनस लैम्डा रखो, तो ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि ये दोनों वेक्टर सेम हैं तो केवल उनका ये वाला क्वांटिटी ये करेगा, डिसाइड करेगा कि ये कब घट रहा है कब बढ़ रहा है ना। तो ये आ गया। तो इसी तरह से, और जीरो वेक्टर का इंपॉर्टेंस इसी में है जो अभी तक बताया कि कैसे जोड़ोगे, किसी वेक्टर में जोड़ने और घटाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब इसके आगे क्या था, ठीक है यही तो दिया। तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर लिख लो, हटा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, तो सबसे पहले तो ये बात है कि जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करेंगे वही वेक्टर आएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि वेक्टर ए में अगर जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या है मिलेगा हमको, ये वेक्टर ए है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, अगर जीरो वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर में क्या करेंगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, और मल्टीप्लाई किसी स्केलर का करते तो उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उसके मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है या घट जाती है। जब किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में तो उसके मैग्नीट्यूड में इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हाँ बता रहा हूँ, तो ये जीरो वेक्टर अगर नेगेटिव मैग्नीट्यूड माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, माइनस लैम्डा का अपोजिट, माइनस तो माइनस का मतलब तो आप डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दिए ना, हाँ, लेकिन डायरेक्शन का समझो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिए। ठीक, थर्ड क्या है, ये आ गया, ये स्केलर है, ध्यान रखना, ये स्केलर कोई क्वांटिटी है। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर जीरो वेक्टर में करते हैं तो वो क्या आता है, जीरो वेक्टर है। थर्ड है, हाँ, यहाँ पे इसमें नहीं, अरे यार देखो, जीरो की वैल्यू 1 नहीं, जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो है, और जीरो में लैम्डा का मल्टीप्लाई, जीरो में जीरो एज ए नंबर तो वही जीरो वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन आएगा उसी का जो जीरो वेक्टर का है। अच्छा, अगर जीरो स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, जीरो स्केलर नॉट वेक्टर क्वांटिटी, केवल जीरो जैसा नंबर आप 1 2 3 4 जीरो वाला देखते हो, अगर इस जीरो का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर में कर देंगे तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, जीरो वेक्टर। क्यों, क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो, और डायरेक्शन क्या रहेगा, वेक्टर ए का ही डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड जीरो, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर में किए थे, लेकिन यहाँ स्केलर जो जीरो है उसका मल्टीप्लाई वेक्टर में किए हैं, बस समझ, हाँ आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंस तो पता चल रहा है कि जीरो वेक्टर कहाँ से आया, जीरो वेक्टर कैसे आ रहा है। थर्ड है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, फोर्थ ये है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन इनका रिलेशन ऐसे कर सकते हो, कैन होल्ड ओनली ए एंड बी आर जीरो। इसका मतलब ये कह रहा है, इसका मैं लिखवा दे रहा हूँ, इफ लैम्डा एंड म्यू आर, लैम्डा और यही दिया ना, लैम्डा में टू डिफरेंट, हाँ, लैम्डा एंड म्यू आर टू डिफरेंट नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटीज, क्या हैं, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटीज, या ऐसे करना, नॉन जीरो
वेक्टर्स हैं, ऐसे समझो, नॉन जीरो वेक्टर्स। देन मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर बी। अब ये वेक्टर ए वेक्टर बी अलग अलग है, तो ये क्या होगा, कैन होल्ड ओनली व्हेन कब होल्ड करेगा, ये अरे ए वेक्टर बी अलग है और लैम्डा म्यू दो नॉन जीरोज हैं, मतलब कि ये दोनों नॉन जीरोज हैं, तो ये दोनों बराबर कब होंगे भाई, ये दोनों जीरो नहीं हैं और ये दोनों अलग हैं, तो ये कब हो सकता है, जब वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों जीरो वेक्टर्स होंगे। ठीक, तो कैन होल्ड्स ओनली व्हेन वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, पूरा जीरो बना देंगे ना। हाँ तभी तो बराबर होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो है और नॉन जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तभी सबको जीरो बना गया और बराबर होगा। तो कैन होल्ड्स ओनली व्हेन वेक्टर ए वेक्टर बी आर जीरो वेक्टर्स। ठीक, तो ये आ गया जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी। आगे क्या है, हो गया जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है यार, कितना हुआ, देखो तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर। किसी वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सीधा सा बात है, मान लेते हैं वेक्टर ए है, ठीक, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, अब इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मान लेते हैं नया वेक्टर सी बन गया, बी बन गया, क्या बन गया, सर वो बनेगा ही नहीं, आप कहें जब तक उसमें वो नहीं होगा। हम बता रहा पहले समझो, रुक जाओ। तो लेट लैम्डा बी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, देन वेक्टर बी मान लेते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब किसी वेक्टर ए में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। तो देखो मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक है तो जो वेक्टर बी बनेगा ना, डायरेक्शन वही रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। हाँ साइज, यार स्केलर का कर सकते हैं, ये कब बताया, मैं जीरो का बताया, जीरो का बताया था और जीरो को हम ऐड करने वाला केवल बताया था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो वो तो अभी भी कह रहा हूँ कि ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप दो, एक वेक्टर और स्केलर को, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में उसके मैग्नीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और वेक्टर ये, इसका ध्यान रखना डायरेक्शन सेम होगा दोनों का लेकिन मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो, वेक्टर ए है 5 मीटर नॉर्थ, क्या ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है ना, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर बी बन जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर ईस्ट, यही ना होगा, 10 मीटर ईस्ट हो जाएगा। बस ये मैं समझाना है, उसका मैग्नीट्यूड में केवल चेंज आएगा लेकिन डायरेक्शन में नहीं। अब ये सोच रहे हो कि अगर निगेटिव का कर दे तो यहाँ पे मैंने बोला है नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, अगर निगेटिव का कर दिए तो समझ लो आपने डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया, समझ में आया, इसलिए मैंने बोला नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, नॉन जीरो नेगेटिव नहीं है, नॉन जीरो नॉन निगेटिव भी लिखना चाहिए मेरे को, नॉन निगेटिव भी लिखना, लेकिन निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ध्यान रखना नॉन निगेटिव भी होना चाहिए। कहाँ गया, नॉन निगेटिव भी होना चाहिए,
क्योंकि अगर निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक, तो इफ़ लैम्डा, यहाँ पे क्या लिखें, लेट लैम्डा बी नॉन जीरो नॉन नेगेटिव, लिखो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है सर, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन बता दीजिए। दूसरा क्या, चलो रहने दो। इफ लैम्डा शुड बी नॉट नॉन नेगेटिव, इफ ऐसे लिखो, इफ स्केलर क्वांटिटी इज, हाँ स्केलर क्वांटिटी इज नेगेटिव। चलो अब सही है, निगेटिव होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना टाइम्स बढ़ जाएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। देन डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू, अपोजिट, अपोजिट मतलब जिस भी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इधर है, वेक्टर ए इधर है, अगर इस वेक्टर बी में, वेक्टर बी जो बन रहा है नया क्वांटिटी, उसमें माइनस लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वेक्टर बी का डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब जो आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और वो है लंबा। 3 टाइप के एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 तरह का वेक्टर एडिशन है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें चलेंगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लिख लो।